Hello everyone, I am Sudhis Varkade, your biology teacher and welcome to the IDEO Grow On. So students, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, 10th क्लास का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस एक सिंगल वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास मिलती रहेंगी, है ना। तो बिना कोई देर किए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो जो है ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो दैट मीन्स कि एक पूरा वीडियो और वो भी एक पूरा कंप्लीट चैप्टर। तो वन वीडियो वन चैप्टर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके सिलेबस में से ही है। जो अभी जो आने वाला है एग्जामिनेशन में वही एक्चुअल में सिलेबस है, तो वही रिड्यूस सिलेबस जिसकी बात होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। देन उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे और वो भी इस कंप्लीट वीडियो में। ओके, तो कॉपी पेन ले लो और सामने बैठ जाओ और कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि इसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ईजी चैप्टर लगेगा आपको ये। ओके, तो चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है क्या? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ में जितनी भी लाइफ दैट मीन्स जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती जाती हैं। वही हमको देखना है कि कौन कौन सी प्रोसेस उसमें चलती जा रही हैं जिसके कारण अभी हम जिंदा हैं। तो सिंपली व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। मतलब जो ऐसी प्रोसेस जो क्या करती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं। तो ये सब क्या करते हैं आपस में, ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, तो आपस में कोऑर्डिनेट करते जाएंगे और क्या रखेंगे, जिंदा रखेंगे। तो उन सभी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। सो ये जो लाइफ प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी को मेंटेन भी करती हैं। सो वी कैन से मेंटेन बॉडी। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड मेंटेन बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो कौन कौन सी प्रोसेस होंगी यहाँ पे? यहाँ देखो, जैसे कि ग्रोथ है ना, ग्रोथ होती है बॉडी में, हमारी हाइट बढ़ती है, प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। सो दिस इज द ग्रोथ। ओके, एंड उसके अलावा क्या होता है, डाइजेशन, है ना। डाइजेशन का बहुत ही सिंपल मीनिंग याद रखो, ब्रेक डाउन। क्या याद रखो, ब्रेक डाउन। तो क्या होता है डाइजेशन में? डाइजेशन में चीज़ें ब्रेक होती हैं। तो चीज़ें ब्रेक होंगी, तो कैसे ब्रेक होंगी भाई? कॉम्प्लेक्स है कोई सब चीज़, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, अभी क्या हुआ, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ब्रेक। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल वन में क्या होती हैं, सिंपलर वन में टूटती हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है डाइजेशन में। तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ना। देन उसके बाद है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो गैसेस मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर जाते हैं, है ना। तो प्लांट में भी होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स में भी होगा। तो क्या होता है, ये गैस जो रहेंगी बॉडी के अंदर इन करेंगे, एंटर करेंगे, और कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो बॉडी के बाहर जाएंगी। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन। तो अब ये गैस अगर अंदर जाएगी तो फिर उनका कुछ फंक्शन होगा, है ना। जैसे कि एक अभी तुरंत एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन का। अब ये जो ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर जाएगा और कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्या करता है, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ऑक्सीजन जो है बेसिकली अंदर जाएगा और ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा, है ना। और ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद फिर उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो वो भी हम स्टडी करेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। देन अब है हमारा सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है और अलग अलग जगह पे हैं, है ना। मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें एक कंपोनेंट बनता है, फिर वो कंपोनेंट वहाँ से कहीं और जाता है ना। तो एक लंबा जो उसको वे है उसको लेना पड़ता है, लंबा रास्ता लेना पड़ता है उसको। तो उसको चैनल्स चाहिए, है ना।
और वो पाइपलाइंस चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन, है ना। जैसे कि आरबीसी, आरबीसी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आरबीसी एक कैरियर है जो चीज़ों को लेके जाता है। क्या लेके जाता है आरबीसी? आरबीसी लेके जाता है ऑक्सीजन को। तो ये एक सर्कुलेशन है जो कि कहाँ पे जाएगा, जो जाएगा एक्चुअल में ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज एक पाइपलाइन है, मैं बताऊंगा। ब्लड कैपिलरीज एक पाइपलाइन है जिससे आरबीसी होके जाता है। तो ये हो गया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद एक और है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें बाहर निकलती हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए क्या नहीं होते, यूजफुल नहीं होते, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है ना। तो उनको निकालना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ बनी है और उसको अगर हमको बाहर निकालना है क्योंकि वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो कौन सी प्रोसेस से निकलेगा, एक्सक्रिएशन से निकलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे तरीके से, है ना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और टेक्स फूड एंड यूटिलाइज, भाई फूड को लेना और फिर उसको यूटिलाइज करना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, बिकॉज एनर्जी, भाई एनर्जी चाहिए हमको, कोई भी फंक्शन करना है, वर्क करना है, तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन से मिलेगा, है ना। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या, फूड को लेना और उसको फिर यूटिलाइज करना, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। बॉडी के ग्रोथ करना है तो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। बॉडी में रिपेयर करना है तो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब देखो, हम यहाँ पे उधर उधर घूम रहे हैं और हमको लग गई चोट, और अब चोट लग गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा हमको ठीक, और ठीक करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। ठीक। तो अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या, मैक्रो मतलब मोर, है ना। मैक्रो मतलब क्या, ज़्यादा। ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी क्वांटिटी हमको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमको ज़्यादा चाहिए रहती है। दिस इज कॉल्ड द मेन न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको बहुत ही कम अमाउंट में हमको हमारी बॉडी की को ज़रूरत पड़ती है उनकी, जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन्स। चलो अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि हम आखिरकार जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किन किन तरीकों से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम यहाँ पे देखेंगे, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, है ना। अब ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। जो अपना फूड क्या बनाते हैं, खुद, सेल्फ। जो अपना फूड खुद बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक क्या रहेंगे, जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो ये क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंड, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक की क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों क्या है, खुद ही खाना बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में देखो तीन टाइप के हो सकते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेप्रोफाइट क्या है, पैरासिटिक क्या है और होलोजोइक क्या है। तो सेप्रोफाइट जैसे कि फंगस, जिसको हम बोलते हैं फंजी एंड ईस्ट। और अगर पैरासिटिक देखें तो कसकटा और प्लाज्मोडियम, ये दोनों कैसे हैं, पैरासिटिक। देन होलोजोइक, होलोजोइक में हम आएंगे मैन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है, मैन, है ना। डॉग और अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का बेसिक का मतलब है बॉडी के अंदर डाइजेशन होना, है ना। चलो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या होते हैं चीज़ें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, कि आखिरकार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते क्या हैं। सो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड या फिर इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटो
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद फूड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसे कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या हो जाएगा? एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड H2O। इनकी हेल्प से क्या करेंगे? ये इनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। और किस में कन्वर्ट होंगे? कॉम्प्लेक्स मटेरियल में, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? जल्दी याद करो। C6H12O6। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो क्या करते हैं? वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। इज दैट सिंपल? चलो अब आते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में देख लेते हैं कि प्लांट आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। जो ही बता रहा हूँ मैं कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये आखिर ये कैसे कर रहे हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस का सिंपल मीनिंग है कि इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल और कन्वर्ट किस में करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में। और किसकी हेल्प लेंगे? भैया किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन कौन है वो? एक है क्लोरोफिल एंड सनलाइट, है ना। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर क्या करेंगे? बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अब इसकी स्टेप्स भी देखनी बाकी है अभी, है ना। तो स्टेप भी हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। सो लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये प्लांट है और दिस इज द लीफ, है ना। ये क्या है? लीफ है। अब ये कहानी लीफ में ही है। कहाँ पर ये कहानी? लीफ में। फोटोसिंथेसिस की जो कहानी है वो कहाँ पे होती है? लीफ में होती है, जहाँ पे किचन है इसका, है ना। तो अब एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे? ये रहा सनलाइट। सनलाइट आया। सनलाइट जो है वो बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है, एज वी ऑलरेडी नो दैट। सनलाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म। अब ये सनलाइट यहाँ पे आया, लीफ में पड़ा, ठीक है। लीफ में क्या होता है? लीफ में एक है हमारा क्या? क्लोरोफिल, है ना। क्या है वहां पे? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल आखिरकार मिलता कहां पर है? क्लोरोफिल मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो होगा क्या कि लाइट जो होगी, सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाएगी? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल, जो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं वहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। किचन है, ये क्या है? किचन है। तो बहुत सारे क्लोरोफिल रहेंगे क्लोरोप्लास्ट में, तो वहीं पे पूरी की पूरी लाइट क्या करेगा? कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर सोख लिया, ठीक। तो सनलाइट जो रहेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? क्लोरोफिल, ठीक। देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इंटर थ्रू स्टोमेटा। प्लांट में के जो लीफ होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, और उन स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है? सनलाइट एक तो, जो एनर्जी है ना। क्लोरोफिल, है ना, जो कि क्लोरोप्लास्ट में है, और वहीं से क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? एंटर हो रहा है प्लांट के अंदर। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा हम पढ़ेंगे, है ना। स्टोमेटा क्लोज होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, दोनों ही चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो स्टोमेटा के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेसिकली, है ना। और यहीं से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। तो स्टोमेटा का ये फंक्शन है। ऑक्सीजन एक्चुअल में रिलीज इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन लीफ के अंदर ही क्या होती है? फॉर्म, है ना। ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज भी होती है ना। इस तरीके से तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई, तो ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। देन वाटर। वाटर जो होता है वो कहाँ से आएगा? ये देखो यहाँ पे, वाटर जो आएगा यहाँ पे रूट से।
तो रूट जो होगा वहाँ से वाटर एब्जॉर्व होगा और प्लांट की लीफ तक आएगा, तो वाटर आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर को क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट है ये, क्या है ये, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट है तो क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स इसके साथ भी क्या आएंगे, प्लांट के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी जो है रूट के थ्रू वाटर के साथ प्लांट में अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब ये होता क्या है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्या करता है, लाइट को सोख लेता है, है ना, पूरी तरीके से सोख लिया उसने, एब्जॉर्व कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, सनलाइट फर्स्ट, देन क्लोरोफिल सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड, और वाटर फोर्थ। तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस हो सकती है। अब केमिकल इक्वेशन पे आते हैं भाई कि क्या होता है इसमें। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, C6H12O6, O2 और H2O ये बनाते हैं। अब कितने कितने यहाँ पे मोल्स हैं, जैसे कि ये 6 हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं इसमें, इसमें 12 है H2O, देन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बना, देन यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल किसके बने, H2O के, सॉरी 6H2O और 6 ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपका कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड। सिंपल, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और कार्बोहाइड्रेट बनता है। कुछ मेन इवेंट्स हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप मैनर में अब देखते हैं, है ना, और याद करते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्व कर लेगा यहाँ पे लाइट को। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी, और इस एनर्जी से वाटर का मॉलिक्यूल जो रहेगा वो ब्रेक कर जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये H2O का मॉलिक्यूल है, अब H2O अगर ब्रेक होता है तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं इसको, है ना, तो एक बनाएगा H2, है ना, दैट मीन्स हाइड्रोजन, और एक बनाएगा O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस टाइप से क्या करेगा, ये पूरा कंप्लीट क्रिएट कर देगा, है ना। चलो इसकी इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकला, और ऑक्सीजन कैसे निकला, H2O के ब्रेक होने के कारण। दैट मीन्स H2O जो रहेगा स्प्लिट होगा और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। ठीक, तो दूसरी प्रोसेस भी समझ में आ गई। देन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस होगा, और क्या फॉर्म कर देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, एंड द हाइड्रोजन released by the splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल गया कि ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा, बट ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्या करेगा, ये एक्चुअल में कहाँ जाएगा, ये जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और उसको क्या करेगा, उसको कर देगा रिड्यूस। दैट मीन्स रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे होगी, तो रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे होगी और हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव एंड अदर स्टोरेज पार्ट। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ लीफ में, अब लीफ में बहुत सारा क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, है ना,
कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट इसमें बन गया, तो जब एक्सेस अमाउंट में लीफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टोर। कहाँ पे, वही लीफ में। बट किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो होगा स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। तो आप याद कर लो, स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। आखिर इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, ये कौन सी चीज़ें हैं। तो लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि लाइट के कारण जो रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है लाइट के कारण रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था, जो ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, ये क्यों टूट रहा है, बिकॉज ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, यहाँ पे जो लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में, है ना, वो उसके कारण ये टूट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट के कारण ही ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और बाकी का जो अदर पार्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो है बेसिकली क्या, डार्क रिएक्शन, है ना, क्योंकि जो है इसमें डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। देन जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर हो जाता है प्लांट में, है ना, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सपोज करो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है बॉडी के अंदर। अब कहाँ से आया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आया जो भी हमने फूड खाया, जो हमने फूड खाया उससे कार्बोहाइड्रेट आ गया। अब सपोज करो कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, तो किस फॉर्म में वो स्टोर होता है, यस, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। चलो अब ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस खत्म। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि लीफ का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, लीफ देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, लीफ को कट किया अंदर, तो अंदर कट करेंगे तो देखो इस तरीके का हमको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ये है ऊपर का पोर्शन लीफ का, ये वाले पोर्शन जो उसकी हम बात कर रहे थे ये, और ये है नीचे का पोर्शन लीफ का, मतलब ये पोर्शन। अब इसके बीच में जो मटेरियल है वो ये रहा, इसके बीच में जो मटेरियल है वही तो है ये। तो हम देखते हैं कि लीफ में जो लोअर एपिडर्मिस है वहां पे हमको कुछ पोर्स दिखाई देते हैं, ये देखो, ये है कुछ पोर्स, है ना, हल्का सा देखो, बाकी सब तो पैक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये देखो नीचे तो क्या है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो पैक है, बट यहाँ पे देखो हल्का सा पोर है। ये बेसिकली एक छोटा सा जो पोर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टिनी पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। क्या काम है उनका, एक्सचेंज ऑफ गैस, लास्ट टाइम भी बताया था। अब देखो यहाँ पे मैं एक लीफ बनाता हूँ, ठीक है। अब ये लीफ के अंदर जो गैस जाएगी वो किसकी हेल्प से जाती है, वो जाती है इसी पोर्स के थ्रू, विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। और अंदर जो यूटिलाइज नहीं होगा वो चीज़ क्या होगी, बाहर आएगी, तो वो भी इसी पोर से आएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इतना एक्सेस अमाउंट में बनता है लीफ के अंदर कि वो बाहर निकलने लग जाता है ना। तो ऑक्सीजन बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, है ना। तो ये है स्टोमेटा का फंक्शन। इसके अलावा एक और है ट्रांसपीरेशन में, इसके अलावा और कहाँ पे है इसका फंक्शन, ट्रांसपीरेशन में। अब ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन मतलब हुआ लॉस ऑफ वाटर। क्या मतलब होगा इसका, लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस हो जाता है उसी को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना। सिंपल। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, है ना, वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, है ना, कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं कि एक्चुअल में जो स्टोमेटा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल होती हैं वो होती हैं गार्ड सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स क्या करती हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो गया, और क्यों हुआ ओपन, गार्ड सेल के कारण। अब यहाँ पे देखो स्टोमेटा पोर जो है वो बंद हो गया, क्लोज हो गया, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल यही काम करती हैं। तो गार्ड सेल जो है बेसिकली यहाँ पे दोनों तरफ होंगी, है ना। तो दो गार्ड सेल्स होंगे इसमें, और बीच में जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर, है ना। और इस गार्ड सेल में आपको स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, है ना। ऑर्गेनेल्स मिलेगा, कौन सा ऑर्गेनल मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे वही पिगमेंट भी मिलता है। तो गार्ड सेल बेसिकली क्या काम करते हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराउंड होता है, ये अराइज होता है कि कैसे होता है ये, मतलब ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। तो यार सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर हम वाटर फिलअप कर दें, है ना, जब इसके अंदर वाटर ज़्यादा हो जाता है तब ये ओपन हो जाता है, और वाटर अगर बाहर आ गया तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिखने का तरीका देख लेते हैं। वेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, आसपास की सेल से गार्ड सेल में वाटर जो है अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे दे स्वेल टू बिकम टर्जिड बॉडी एंड विच एनलार्ज द पोर। और उसी का उल्टा कर दो, वाटर रिलीज कर दो एंड बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग टू द क्लोज द पोर, और इसके कारण क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और पोर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो स्टोमेटा भी यहाँ पे हमने देख लिया। अब आते हैं हम यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि हम अब खत्म कर चुके हैं प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक, तो चलो जल्दी से एक बार पानी पी लो और देन उसके बाद फिर चालू हो जाओ। हम अब देखेंगे किसको, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ठीक, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 3 स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, सेकंड इज होलोजोइक, एंड द थर्ड इज पैरासिटिक। 3 टाइप हो सकते हैं। तीनों टाइप को हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है ना, बिल्कुल आराम से देखेंगे, है ना। देखो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल आराम आराम से हम कर रहे हैं इसको, और एंड तक बिल्कुल इसको देखते रहो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये प्रिपेयर्ड किया गया है ना। तो बिल्कुल आराम आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप मैनर में, और बिल्कुल ये चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा आगे चल के, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। सैप्रोफिटिक क्या होगा, सो इस पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है सपोज करो, है ना, और ये है ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है इसमें कि ये फूड के पास आया, है ना, और इसके बाद फिर इसने क्या करा, सीक्रेट कर दिया। क्या सीक्रेट करा इसने, इसने सीक्रेट करा डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, डीजे। अब ये सीक्रेट करेगा, तो अब क्या करेगा, फूड के बाहर आया ये और डाइजेस्टिव जूस ये रहा, जिसके कारण क्या होगा, फूड हो जाएगा डाइजेस्ट, मतलब ये जो है टूट जाएगा। तोड़ देते हैं, ये देखो ये टूट दिया पूरा मैंने। अब टूटने के बाद क्या करेगा, द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंगेस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब ये डाइजेस्टेड हो चुका है, दैट मीन्स ब्रेक डाउन हो गया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो भैया इनने क्या करा, अंदर से ही कुछ ऐसे एंजाइम्स निकाले, है ना, कि बाहर निकाले, फूड पे पड़ा, फूड को तोड़ दिया, और फिर उसको आराम से क्या कर लिया, इंगेस्ट कर लिया, अंदर ले लिया। तो इसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, है ना। जितने डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू ही क्या करेंगे, अपटेक करेंगे फूड को। कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि हाउस फ्लाई, ये भी क्या करती है, ये भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक जो होता है वो एनिमल्स जो है उसका यूज करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो देखो होता क्या है, डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या करेगा, फूड को सबसे पहले क्या करेगा, इंजेस्ट करेंगे अंदर बॉडी के अंदर, और देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद ब्रेक डाउन, है ना, ये हो जाएगा होलोजोइक। और एग्जाम्पल पता है, हम ही हैं एग्जाम्पल इसके।
देन पैरासिटिक, पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासिटिक किस तरीके से न्यूट्रिशन हम अपना गेन करेंगे। देखो सिंपल है, ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड derive nutrition from it is known as parasite। अब पैरासाइट का बहुत ही सिंपल है, पैरासाइट को चाहिए रहता है होस्ट, खातिरदारी करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, है ना। मतलब होस्ट कौन, जिसकी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी के बाहर कौन रह रहा है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जिसकी बॉडी पे डिपेंडेंट है वो, जिसकी बॉडी पे डिपेंडेंट है वही एक्चुअल में क्या है, होस्ट है। ठीक, तो क्या करेगा ये या तो बॉडी के अंदर रहता है ना, या तो बॉडी के बाहर रहता है। ठीक, तो एनिमल्स है ये, मतलब प्लांट में भी होते हैं इस टाइप के पैरासिटिक न्यूट्रिशन को लेने वाले। प्लांट में है यहाँ पे कसकटा, और एनिमल्स में यहाँ पे होते हैं टिक्स, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम है वो भी बॉडी के अंदर रहता है ना। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर हमको डिसीज कर देता है, बट वो तो एक पैरासाइट है। ठीक, तो ये हो गए 3 टाइप। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन में, और सबसे पहला न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे इसका, अमीबा का, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, है ना। फिर उसके बाद फिर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा का, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। और ये जो न्यूट्रिशन है कैसे लेगा, इसको एक एक प्रोसेस हम लेंगे, देखेंगे कि एक एक प्रोसेस के थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअल में अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। तो बेसिकली इसमें होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये आप मेंशन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, हम यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से और एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन होगा आपका बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और ईजी, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये न्यूट्रिशन कैसे स्टार्ट होता है। तो ये है अमीबा, है ना, अमीबा की सेल। अमीबा की सेल में यहाँ पे है न्यूक्लियस, है ना। अब यहाँ पे देखो इर्रेगुलर शेप, कैसी शेप है, इर्रेगुलर शेप। और यहाँ पे है फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल आ गया, अब अमीबा और फूड पार्टिकल सामने सामने। अब क्या होगा, अब अमीबा को क्या करना है कि उसको फूड को अंदर लेना है, क्योंकि होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो भाई फूड तो अंदर जाना चाहिए। अब जब फूड अंदर जाएगा तो आखिर जाए कैसे, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया होता है ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर की तरह, जो क्या करेगा, फूड को कैप्चर कर लेगा। और फूड कैप्चर करने के बाद, पकड़ने के बाद उसको अंदर की तरफ लेके जाएगा। और जब वो अंदर की तरफ फूड लेके जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, सर्कल के जैसा, दैट मीन्स एक कवर जैसा फॉर्म हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। और फिर फूड वैक्यूल में वही होगा डाइजेशन। क्या होगा इसके अंदर, डाइजेशन, एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये तो मैंने तुम आपको शॉर्ट में बता दिया, अब इसके कुछ नाम भी है, चलो एक एक करके देख लेते हैं उसको। फर्स्ट प्रोसेस है इंजेस्शन। ओके, तो इन दैट मीन्स अंदर लेके आना, है ना। तो इंजेस्शन में क्या होगा, इंजेस्शन में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेस्शन। तो इंजेक्शन में बिल्कुल बहुत ही सिंपल, फूड को अंदर लेके आना। और किसके थ्रू लेके आ रहा है ये, स्यूडोपोडिया के थ्रू। देन फिर क्या करेगा, फिर है दूसरी प्रोसेस डाइजेशन। फूड अंदर आ गया तो भाई ऑब्वियसली क्या करना है, उसको डाइजेशन करना है। डाइजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, है ना, बार बार बता चुका हूं मैं, डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। and the simple molecules thus obtained can be absorbed by the body। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा ये। डाइजेशन के बाद थर्ड प्रोसेस वही जो फूड वैक्यूल बना उसमें, है ना, ये क्या बना, फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल में क्या है, हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद जो मटेरियल जो होगा वो बॉडी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा।
और बाकी का रिमेनिंग बच जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फूड जो मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है वो बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट है एलिमिनेशन। तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में बेसिकली द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेशन फूड, सॉरी ये है एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन का तो मतलब होता है बाहर निकालना, है ना। तो ये एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज करना, क्या करना, यूज करना। तो यूज करने में कैसे यूज करेगा, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हुआ है फूड मटेरियल वो क्या होगा, यूटिलाइज होगा, है ना। और यूटिलाइज होगा दैट मीन्स वो एनर्जी, किस लिए, किस पर्पज से, एनर्जी के पर्पज से, एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, जैसे कुछ चीज़ें चोट लग जाती है, मैंने बताया था, है ना, दैट मीन्स कुछ डैमेज हो जाता है तो रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी चाहिए, और ग्रोथ करने के लिए भी यहाँ पे चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यूज करना। एब्जॉर्व करने के बाद उसको यूज हो गया, देन जो बाकी का बचा कुचा जो है फूड उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन। ठीक, तो ई और इन मतलब अंदर लेना और ई मतलब बाहर निकालना। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म जो कि है हमारा क्या, पैरासिटामोल, सॉरी पैरामीशियम। ओके, तो एक और हमारा ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर। बट ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, बट इसमें क्या एक स्पॉट होता है, स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जिसके कारण क्या होता है, फूड को ये ले सकता है वहां से। स्पेसिफिक स्पॉट से ही क्या करता है, फूड को लेता है, और इसके चारों तरफ सेल में सीलिया होते हैं जो उसके फूड के मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, है ना, जो उसके सेल सरफेस पे होंगे। बट अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं अमीबा सेल की, तो अमीबा सेल में क्या होता है, अमीबा में इसके चारों तरफ जो सेल वॉल है ना, जो मेम्ब्रेन है, सॉरी जो मेम्ब्रेन है, कहीं से भी क्या करता है, ये ले सकता है ना। पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, उस कहीं से भी क्या कर सकता है, वो इसको ले सकता है ना। और जो पैरामीशियम है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक स्पॉट होता है जिसके थ्रू क्या करेगा, वो फूड मटेरियल को ले पाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सारे के सारे स्टेप्स जो हैं एक एक करके देख लिए हैं, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में देखते हैं कि ह्यूमन बींग में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन बींग्स हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या होता है, फूड मटेरियल को हम डाइजेस्ट करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे होती हैं एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, है ना। तो कौन कौन सी एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या है, जैसे कि माउथ, यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये है माउथ से लेकर तो कहाँ तक गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन तक गया। लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट का पोर्शन क्या है, एनस। तो माउथ से लेकर एनस तक का पोर्शन जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल। और कुछ उसमें क्या करते हैं, हेल्प करने के लिए ग्लैंड्स होते हैं, है ना, डाइजेशन में हेल्प करती हैं ये ग्लैंड्स। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, जल्दी से देख लो, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास। ठीक, तो ये सभी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में भी आराम से, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमको दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल में और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। चलो यहाँ पे डायग्राम देखो एकदम क्लियर करने के लिए। दिस इज द पोर्शन ऑफ माउथ एंड दैट इज एनस। तो माउथ से लेकर एनस तक का पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। देन एसोसिएटेड ग्लैंड में देखो यहाँ पे क्या होगा, माउथ में हमको सलाइवरी ग्लैंड मिलेगा। देन यहाँ पे आप देख पाओगे कि गॉल ब्लेडर है ना, गॉल ब्लेडर ये पोर्शन। देन यहाँ पे ये है लीवर, ये क्या है, लीवर। तो लीवर और गॉल ब्लेडर एक साथ है। देन यहाँ पे ये ओपन कहाँ पे हो रहा है,
स्मॉल इंटेस्टाइनिंग के स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो आप देखोगे पैनक्रियास, तो पैनक्रियास ये आ गया, देन बाइल डक्ट आ गया इधर, और इधर है लीवर। देन आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन के अंदर डेवलप है ना। डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक, एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ का फंक्शन क्या होता है और कहाँ पे क्या होता है ना। तो धीरे धीरे समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स आप बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ का, कि भाई माउथ में क्या क्या होता है। माउथ का काम क्या है, माउथ का काम है इनटेक ऑफ फूड। फूड का जो इनटेक होता है सबसे पहले माउथ से ही जाता है। तो माउथ में होते हैं टीथ। टीथ क्या करेंगे, ग्राइंडिंग, अच्छे से चबाएंगे। चबाने के बाद जो जाएगा वो अंदर, है ना, अंदर पहुंचा देगा। तो टीथ का काम क्या हो गया, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। देन उसकी हेल्प कौन करेगा, टंग। टंग जो होता है उसकी हेल्प करने के अलावा दैट मीन्स रोलिंग करेगा और स्वेलिंग, दैट मीन्स अंदर की तरफ भी पुश करेगा। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उसका, टेस्टिंग का। उसमें टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बड, जिसके थ्रू हमको टेस्ट आता है ना। और हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ अब ये चीज़ हमको खाना है। ठीक, तो टंग का काम यहाँ पे है क्या करना, टेस्ट करना और रोलिंग करना और स्वेलिंग, अंदर की तरफ पहुंचा देना। देन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, सलाइवा को सीक्रेट करता है। और सलाइवा को जब सीक्रेट करेगा तो सलाइवा में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रहेगा विच इज कॉल्ड एमाइलेज। याद रखना इसको स्टूडेंट्स, कौन सा एंजाइम होता है इसमें, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज और शुगर में क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। माल्टोज बेसिकली शुगर का ही एक फॉर्म है ना। तो स्टार्च थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में हो रहा है, सिंपलर वन में बन रहा है, बॉडी के अंदर बन हो रहा है ये। तो माल्टो शुगर में टूट गया यहाँ पे। तो ये वर्क किसका है, एमाइलेज का। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिए कि जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वो एमाइलेज को सीक्रेट करता है, और इसके अलावा म्यूकस भी सीक्रेट करेगा ये। तो फंक्शन एकदम क्लियर। माउथ में क्या होता है, तो माउथ में इस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, डाइजेशन, और इसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ टीथ। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस ये पाइपलाइन है, माउथ के बाद जो पाइपलाइन जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो रहता है फूड को कहाँ पहुँचाता है, फूड को पहुँचाता है स्टमक में। और जो मूवमेंट होता है वो कैसा, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बेसिकली वेवी मूवमेंट होता है ना। तो इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के बीच में। ठीक, तो ये इसमें जो मसल्स होती हैं यहाँ पे, इन मसल्स में क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण फूड जो होगा फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंपार्टमेंट विच इज स्टमक। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसमें क्या सीक्रेट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो इसमें क्या सीक्रेट होगा, HCl सीक्रेट होगा। इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, HCl। अब ये जो HCl है ये क्या करता है, जर्म्स को किल करेगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। भाई एसिड है, ये एसिड है तो भाई जर्म वगैरह तो इससे बचेंगे नहीं, जर्म तो किल हो जाएंगे। बट एक और इंपॉर्टेंट वर्क करता है, क्या करता है ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और आप पूछोगे अब भाई ये एसिडिक इन्वायरमेंट का क्या फ़ायदा है। इस एसिडिक इन्वायरमेंट का फ़ायदा ये है कि इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, क्या बोलते हैं, पेप्सिन। HCl जो होता है वो क्या करता है कि एक इन्वायरमेंट जनरेट करता है, और इस इन्वायरमेंट में पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है डाइजेशन। क्या करता है, डाइजेशन, किसका डाइजेशन, प्रोटीन का। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। और पेप्सिन जो होगा एक्टिव कब होगा, जब वहां पे HCl एसिडिक एनवायरनमेंट को बना देगा। ओके, तो HCl एक तरीके से क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट करने का काम कर रहा है किसको, पेप्सिन को, एनवायरनमेंट को क्रिएट करके, है ना, है ना, इंटरेस्टिंग।
तो HCl का काम समझ में आ गया, एक तो जर्म्स को किल करना और दूसरी बात पेप्सिन को हेल्प करना कि वो क्या कर पाए, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर पाए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे स्टमक में, पूछेंगे कि भाई किसका डाइजेशन होता है, तो हम बता देंगे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे HCl है और पेप्सिन है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा HCl बहुत ही हार्मफुल होता है, तो भाई उसको बचाने के लिए भी हमको चाहिए कि भाई स्टमक जो है, अब इतना ज़्यादा HCl अगर सीक्रेट होगा तो फिर स्टमक को तो नुकसान हो जाएगा। तो उससे नुकसान से बचने के लिए ये एक चालाकी करेगा, म्यूकस सीक्रेट कर देगा। और म्यूकस क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, सेव करेगा, है ना। तो म्यूकस सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाय द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से ये क्या करेगा, सेव कर लेगा। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम से, है ना। क्या है यहाँ पे ये डायग्राम, देखो गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है पेप्सिन, HCl और म्यूकस के कॉम्बिनेशन से बनता है। पेप्सिन का काम क्या, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। HCl का काम क्या, एसिडिक मीडियम फॉर्म करना। और म्यूकस का काम क्या, प्रोटीन की इनर लाइनिंग को, सॉरी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक, बहुत इजी, समझ में आ गया स्टमक में क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, पूरी तरीके से ये टूट नहीं पाता अमाइनो एसिड में, है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट है ये, तो आप इसको याद रखिएगा कि पार्शियल डाइजेशन होता है उसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिरकार क्या होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा लीवर भी मिलता है और पेनक्रियाज भी मिलता है। और लीवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करने वाले सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं। तो क्या क्या होगा वहाँ पे देखो जल्दी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और अगर उसके पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट का बना हुआ रहता है। एक होगा डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ होता है। लीवर क्या करता है, देखो लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, और वो बाइल प्रिपेयर्ड करता है। और बाइल प्रिपेयर्ड करने के बाद उसको कहाँ पहुंचा देता है, गाल ब्लेडर में। तो सिंपली देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मैंने बना दिया क्या, पैनक्रियाज, सॉरी लीवर। और यहाँ पे हम बना देते हैं गॉल ब्लेडर को, ये। अब देखो क्या होता है, लीवर ने क्या किया, बाइल बनाया। और बाइल बना के कहाँ पे सीक्रेट कर दिया, ये सीक्रेट कर दिया कहाँ पे, गॉल ब्लेडर में। अब ये गॉल ब्लेडर में आने के बाद फिर क्या होगा, ये बाइल जो रहेगा ये सीक्रेट हो जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे सीक्रेट हो जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सीक्रेट हो जाएगा। और फिर वहाँ पे क्या करेगा, है ना, वहाँ पे क्या करेगा, अभी हम देखेंगे वहाँ पे क्या होगा। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं पेनक्रियाज को। ठीक है, तो गॉल ब्लेडर बेसिकली एक काम है उसका, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। क्या करना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फैट बेसिकली, फैट को डाइजेशन में वो जो है हेल्प कैसे करेगा, वो करेगा इमल्सिफिकेशन करके। क्या करके, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन करने का जो काम होता है वो कौन करता है, वो करता है यहाँ पे जो बाइल है ना, वो बाइल जो सीक्रेट हुआ है वो इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज क्या करता है। पेनक्रियाज जो है वो स्टमक के जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा एंड सीक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जिसमें क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो पेनक्रियाज जो रहेगा बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस को क्या करेगा, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करेगा, सीक्रेट कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लीवर जो बाइल बनाया है वो गॉल ब्लेडर में सीक्रेट करेगा, फिर गॉल ब्लेडर से फिर कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस गो टू द डिओडेनम। अब पेनक्रियाज का ये जो सब्सटेंस है और बाइल जो है वो दोनों कहाँ सीक्रेट हुए, डुओडेनम, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पे सीक्रेट हुआ। देन बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल। बाइल क्या कर रहा है यहाँ पे, बाइल ब्रेक डाउन कर रहा है फैट को स्मॉलर पार्टिकल में। ठीक है, अभी फैट जो है वो बेसिकली टूटा नहीं है,
है ना। फैट को तोड़ने का जो एंजाइम है वो तो कौन है, वो है आपका लाइपेज, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, फैट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बेसिकली बाइल का वर्क क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, है ना, अंडरलाइन कर लो, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ये है बाइल का काम। और यहाँ पे अब वर्क होगा किसका, लाइपेज का। लाइपेज क्या करेगा, उस फैट को फिर डाइजेस्ट कर देगा और तोड़ देगा, और तोड़ के बना देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फैट डाइ ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाता है। तो अब आ गई कहानी समझ में, क्या कहानी है, लिवर, लिवर ने क्या बनाया, बाइल, बाइल कहाँ पहुंच गया, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर ने उसको सीक्रेट किया, कहाँ पे, ड्यूओडेनम में। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फैट के साथ मिक्स होगा और इमल्सिफिकेशन कर देगा। फिर पेनक्रियाज से सीक्रेट होगा लाइपेज, और लाइपेज जो रहेगा फैट को तोड़ेगा किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सिंपल है ना, अभी इसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है वहाँ से एक चीज़ सीक्रेट होती है विच इज़ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और इसके अलावा एक और है काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। ठीक, तो अमीनो एसिड का डाइजेशन कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो ये दो याद रख लो, ये दोनों डाइजेस्टर के डाइजेस्ट कर देते हैं ना, ये दोनों एंजाइम्स याद कर लो, क्या, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाज से, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। और इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, और क्या बना देता है, फाइनली ग्लूकोज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे फैट, ठीक, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट, तीनों का क्या होता है यहाँ पे, डाइजेशन, तीनों का डाइजेशन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। आ गया समझ में। और क्या क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है, जो कि किसके पार्ट हैं, पेनक्रियाटिक जूस के, पेनक्रिया से सीक्रेट हो रहा है क्योंकि ये। और बाइल जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, बेसिकली वो बन तो रहा है लीवर में, फिर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, फिर गॉल ब्लैडर से सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं विली। ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये इनर वॉल में। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्व करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। भाई जो चीज़ टूटी है, सिंपल सिंपल अब टूट गए, अब उसको बॉडी के अंदर भी तो जाना है। तो बॉडी के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर रहेंगे विली, जिसके थ्रू क्या होगा, वो एब्जॉर्व हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये रहा डायग्राम हमारा, देखो। अब ये जो फूड था, माउथ से, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ तक आया, स्टमक तक, फिर स्टमक से कहाँ गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर। अब यहाँ पे वो आ जा चुका है। अब यहाँ से उसको पूरी बॉडी में तो जाना है ना, ये देखो पूरी बॉडी में, मतलब ये पूरी बॉडी से फिर ये अपना ब्रेन तक जाना है। ठीक, ये हैंड और लेग, हर जगह जाना है फूड को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्ब भी किस में होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के लिए क्या मिलेंगे, विलीज मिलेंगे। ठीक, तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। इस फ्लो डायग्राम में आपको सब सब कुछ इजी तरीके से दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, जल्दी से फटाफट रिवीजन, है ना। यहाँ पे क्या क्या आया है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आया, फैट आया, प्रोटीन आया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन जाएगा, फैट टूट के फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाएगा, प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बन जाएगा। अब ये होगा कैसे, देखो, लीवर क्या बना रहा है, बाइल जूस, बाइल जूस जो है वो बाहर सीक्रेट होगा, है ना, और लार्ज फैट ग्लोब्यूल के साथ मिक्स होकर क्या कर देगा, उसको इमल्सिफाई कर देगा, और क्या बना देगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। अब ये जो लाइपेज है
वो पेनक्रियास से सीक्रेट हुआ और उसको लाइपेज ने फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया, किसमें, फैट एंड फैटी एसिड, फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। वही पेनक्रियाज में जो दूसरा ट्रिप्सिन आया है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स फिर अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये हो गया कंप्लीट वर्क। अब आते हैं फाइनली लास्ट वन, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा कि सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो वाटर, एक्सेस वाटर जो है वहाँ पे, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी के अंदर। देन आफ्टर द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू रेक्टम, उसके बाद रेक्टम में जाएगा एंड वेयर इट इज एक्सपील्ड आउट, है ना, बाहर आ जाएगा, ठीक। तो बाहर आने को क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा सिनारियो आपके साथ कंप्लीट है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसी तरीके से वर्क करेगा। तो अब ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक। तो अब जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लो और ब्रेक लेने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। क्या होता है ये रेस्पिरेशन, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी कंपोनेंट है ना। बट थकने का नहीं, पूरा कंप्लीट एकदम एनर्जी के साथ इसको देखने के लिए, है ना। उसको कोई टेंशन लेने का, इजी वे में यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग, है ना। एक एक टॉपिक को डिटेल में भी है ना, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो है तो बहुत डिटेल में नहीं है, काफ़ी डिटेल में भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए भी, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखिए यहाँ पे, रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन की हेल्प लगती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और क्या फॉर्म करता है, एनर्जी, है ना। कार्बोहाइड्रेट मीन C6H12O6, क्या करेगा ये, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेशन में, ठीक। देन द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो सिंपल तरीके से हमने बता दिया कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड से एनर्जी बनती है। देखो आसानी से याद कर लो, फूड से क्या बना रहे हैं, एनर्जी। फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। बट ये होता कैसे है, थोड़ा सा ये देखेंगे, है ना। ये दो जगह पे होती है, सेल के अंदर होगी है, नो डाउट। कहाँ पे होगी है, सेल के अंदर होगी। बट सेल के अंदर कहाँ होगी, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल के अंदर ही क्या होता है, ये प्रोसेस होती है। तो मैंने एक सेल बनाया, सेल के अंदर के पोर्शन को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और इसके अलावा एक और पोर्शन है, ऑर्गेनेल। कौन सा ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में ही कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब क्या क्या होगा मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो दोनों ही हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में क्या है, ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे एटीपी स्टोर हो जाती है। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी, इसको हम बोलते हैं, है ना, पैसा, एनर्जी करेंसी क्या, एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिंपल, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी, ये एक्चुअल में कहाँ स्टोर होती है, ये स्टोर होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक। तो बेसिक बेसिक यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे क्या, कहाँ पे होता है, तो भाई साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। क्या होता है ये, इसमें फूड जो है वो एनर्जी बना लेती है। फूड जो रहता है, सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जो है, ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बना देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी प्रोसेस, फर्स्ट इज ब्रीदिंग, सांस अंदर और सांस बाहर, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, ब्रीदिंग। दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन
को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये है ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या है। तो पहला होता है ब्रीदिंग। अब ऑक्सीजन हमने क्या करा, अंदर ले लिया। अब क्या होगा, अब वो जाएगा सेल के अंदर, वो ऑक्सीजन, और सेल के अंदर जाने के बाद क्या करेगा भाई, अंदर जो सिंपल फूड मतलब जो फूड मटेरियल है उसको तोड़ेगा और उससे क्या बना लेगा, क्या हार्वेस्ट कर लेगा, एनर्जी। क्या हार्वेस्ट करेगा उससे, एनर्जी हार्वेस्ट कर लेगा फूड से। ठीक, तो ये काम जो है होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक मतलब इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एरोबिक होता है। दोनों को ही हम एकदम डिटेल में देखेंगे। ब्रीदिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है ना। तो थोड़ा सा हम एरोबिक और एनारोबिक के बारे में देख लेते हैं, इसका डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो डिफरेंस देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल डिफरेंस, एक एक लाइन के डिफरेंस है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हो उसको एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो उसको हम बोलेंगे एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के बारे में बताऊंगा। पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। पायरुविक एसिड जो रहता है कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। और एनारोबिक में क्या होता है, पायरुविक एसिड इज ईदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, जो पायरुविक एसिड है वो आगे चल के क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल, दैट मीन्स एल्कोहल का कंपोनेंट, और या फिर क्या बन जाता है, और लिख देते हैं यहाँ पे, और लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड या फिर क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल का बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। तो दो चीज़ें बनती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो याद कर लो भाई कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में एनर्जी, ये देखो भाई एनर्जी बनी, और इसके अलावा क्या बन रहा है यहाँ पे, वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर हम वही यहाँ पे बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और भी कुछ कंपोनेंट्स की, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है बट लो अमाउंट में, बहुत ही कम। ठीक है, कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमको ईस्ट सेल में मिल जाएगा, बैक्टीरियल सेल में मिल जाएगा, और इसके अलावा मसल सेल में भी हमको देखने को मिल जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वहाँ पे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लग जाता है ना। तो ये देखो हमने बताया था लैक्टिक एसिड बनता है तो मसल्स में बनता है वो। वही अगर हम ईस्ट की बात करें या फिर किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे इथाइल एल्कोहल फॉर्म होता है, बेवरेजेस बनाने में यूज करते हैं इसका, है ना। तो इथाइल एल्कोहल वहाँ पे बनता है। और अगर हम एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। So these are some difference between the aerobic and aerobic respiration. चलो अब हम देख लेते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन की कौन कौन सी स्टेप होती हैं। सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग, है ना। फिर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज। फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। और लास्ट यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक प्लेस। इट डिपेंड ऑन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई सबसे पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप ब्रीदिंग, एयर अंदर। अब O2 आ गया अंदर। अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैस का, O2 बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर। ठीक है, तो O2 इन एंड CO2 आउट। अब O2 इन हो गया, अब इसने क्या किया, ये हमारे पास है ग्लूकोज, इसको कर दिया क्या, ब्रेक। और ब्रेक करके क्या बना दिया, एनर्जी, है ना। ब्रेक करके क्या बना दिया, एनर्जी।
अब ये जो एनर्जी बन रही है ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से बन रहा है, दैट मीन्स किस तरीके का रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस चलती चली जाती है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपको फ्लो डायग्राम। इसमें आप देखोगे किस तरीके से होता है ना। देखो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा किसमें, पायरुविक में, दैट मीन्स पायरुवेट बोलेंगे, और यहाँ पे एनर्जी बन जाएगी। ये जो प्रोसेस है ये सब में कॉमन है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये हमेशा कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। कोई भी सेल हो साइटोप्लाज्म में यही प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आगे की प्रोसेस देखो, अगर सपोज करो कि सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो उस केस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी, है ना, जो कि हमको ईस्ट सेल में देखने को मिलता है। वही अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए बाय चांस, तो उस केस में यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होता है जो कि हमको हमारे मसल्स में देखने को मिलता है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होगी। एनर्जी तो सभी में फॉर्म होगी, है ना, बट एक केस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक केस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन लेक है, और एक केस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर्म होंगे, है ना, इजी, बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लिए हमको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको यही चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली ज़्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि वहाँ पे क्या अवेलेबल हो जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन है, और बाकी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल फॉर्म होते हैं, है ना। अब यहाँ पे मसल में एक स्पेसिफिक चीज, जब हम ज़्यादा दौड़ने लग जाते हैं तो हमको पेन करने लग जाता है ना, होता है ना ऐसा कि भाई बहुत दौड़ने लग गए तो पेन होने लग गया कुछ देर बाद। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड, जो हमारे मसल्स में जम जाएगा और फिर हमको क्या देगा, पेन क्रिएट करेगा। तो यही पेन है ना। तो ये देखो यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज द पेन, है ना, क्लियर। चलो अब आते हैं यहाँ पे हमने अंदर तो पूरा देख लिया कि किस तरीके से क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, क्या बनता है ना। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है और एनर्जी बनाता है। और देन फर्दर जब टूटेगा तो जैसे इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैस किस तरीके से होगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। ऑर्गन की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। सेल के अंदर जो चीज़ होनी थी वो तो हमने देख ली। ये देखो सेल के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ये सब प्रोसेस कहाँ चल रही हैं, सेल के अंदर। अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, जैसे कि ईस्ट सेल अलग है, मसल सेल अलग है, इसके बाद फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें मिलते हैं वो सेल अलग है ना। तो अलग अलग सेल्स में ये प्रोसेस चल रही हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। गैस के एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो देखो यहाँ पे फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमको चाहिए हमारी बॉडी में कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो कि ऑक्सीजन भी सप्लाई होते रहे और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते रहे। तो ये सब कैसे होता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अलग रहेगा और सिंपल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखो ये एक बैक्टीरिया है ना। तो ऑक्सीजन इसको रिक्वायरमेंट होगी तो भाई यहाँ से ये सीधे अंदर चला जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ठीक, उसी तरीके से अंदर का जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या होगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा, वो भी डिफ्यूजन की हेल्प से। तो यूनिसेलुलर में इसी तरीके के डिफ्यूजन होता है। और कॉम्प्लेक्स में प्लांट में जो लीफ होते हैं, है ना, यहाँ पे हम एक लीफ बनाता हूँ। इस लीफ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, होता है ऐसा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये भी डिफ्यूजन की हेल्प से ही होता है। ठीक, अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो जिनमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं गिल्स की। गिल्स किस में मिलते हैं, फिश। फिश में क्या मिलते हैं, गिल्स गिल्स मिलेंगे, जिसमें
वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करेंगे, है ना। तो वाटर जो है उसमें डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, क्या डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन, जिसको क्या करते हैं वो, जिसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करते हैं, है ना, बाय द गिल्स। देन अगर हम बात करें एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि क्या होंगे, जैसे स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकियास, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इंसेक्ट में मिलते हैं, है ना। और इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन जो है अपटेक होता है, ठीक है। छोटे छोटे ये होल्स होते हैं दोनों, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं इससे, ठीक। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड जैसे कि लंग्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या मिलता है, लंग्स मिलते हैं, है ना, जिसके थ्रू क्या करेंगे, जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, जिसको हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर अपटेक करते हैं, है ना। तो चलो अब यहाँ पे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ गए हैं, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, है ना, क्या मिलते हैं, लंग्स मिलते हैं, एंड देयर आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रल, है ना। अब यहाँ पे देखो अंदर क्या है, अंदर है लंग्स, है ना, और ये क्या है, ये कनेक्टेड है कहाँ से, इन्वायरमेंट से, नॉस्ट्रल के थ्रू, नॉस्ट्रल से हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, है ना, तो पेयर ऑफ लंग्स है। सो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सिस्टम होगा। तो हम ये एक डायग्राम जो है हम अच्छे से देखने वाले हैं, इस डायग्राम में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सिस्टम यहाँ पे होता है ना। तो जल्दी से इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर इसको हम स्टडी करते हैं सही तरीके से, ठीक। चलो अब ये आ गया, रेडी हो गया। सबसे पहला है नॉस्ट्रल, सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रल। चलो सबसे पहले तो एक डायग्राम देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको क्लियर हो, ज़्यादा डाउट ना आए। तो ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल इजी तरीके से। और यहाँ पे आगे साइड क्या है, नेसल फेज, है ना, नेस्ट्रल का पोर्शन, क्या है यहाँ पे, नेस्ट्रल का पोर्शन है। अब नेस्ट्रल का पोर्शन अंदर जाएगा, अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, फायरनिक्स और लारिंक्स, तो लारिंक्स एंड फायरनिक्स दोनों मिल गए। अब अंदर की तरफ जाएंगे, ये मिलेगा ट्रैकिया, है ना। तो एयर जो है बेसिकली यहाँ से नेसल फेस से कहाँ जा रही है, फाइनिक्स में, देन फिर लारिंक्स में, और फिर अंदर की तरफ जाएगी किसमें, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया, और ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या करेगा, ब्रोंकई बनाएगा, और फिर ये आगे ब्रांच और होते जाएंगे और ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, और लास्ट का पोर्शन रहेगा उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर सैक। चलो एल्वियोलर सैक को अब बड़ा करते हैं, ये देखो, है ना, अंगूर की तरह लग रहे हैं। तो ये जो बीड्स जैसे दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। और ये जो पूरा लंग्स का सिस्टम है ये रिब जो होंगे उसके थ्रू प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। और नीचे की तरफ क्या रहेगा, डायफ्राम, क्या रहेगा यहाँ पे, डायफ्राम रहेगा, ठीक। चलो एक एक करके देखते हैं अब यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में क्या होगा, ये टू नॉस्ट्रिल होते हैं जिसमें हेयर्स रहता है और म्यूकस होता है, जो फिल्टर करता है बेसिकली, है ना, जो कि क्या करता है, फिल्टर करेगा। फाइनेक्स की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नेसल फेज से, है ना, नेसल फेज जो पासेज रहेगा उसमें ये कंटिन्यू करेगा। लाइनिक्स क्या है, दिस पार्ट कम आफ्टर द फाइनिक्स, फाइनिक्स के बाद आता है एक्चुअल में क्या, लाइनिक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा वॉइस बॉक्स बेसिकली फाइनिक्स है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, दिस दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिंग ऑफ कार्टिलेज मिल रहा है ना, जो कि कोलैप्स होने से बचाता है, क्या करता है ये, कोलैप्स होने से बचाता है, एयर के कारण क्या प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये कोलैप्स हो सकता है, जिससे बचाने का काम कौन करता है, ट्रैकिया करता है। अगला है ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल जो है बेसिकली ट्रैकिया जो है वो क्या करेगा, सब डिवाइडेड होगा, है ना, ब्रांचेस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो रहेंगे फिर सब डिवाइडेड होंगे और ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, है ना। और लास्ट है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एक्चुअल में एयर सैक होता है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा ब्लड वेसल्स में, जैसे देखो
ये मैं एक सिंगल एल्वेलाई बना रहा हूँ, ये ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया। देन यहाँ से क्या रहेंगे, ब्लड कैपिलरीज रहेंगी यहाँ पे, और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा इस पर्टिकुलर साइट पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरी साइट पे है वो बाहर आ जाएगा। कहाँ पे, एल्वेलाई में, फिर एल्वेलाई से फिर बाहर, है ना। तो ये बेसिक सिंपल सा प्रोसेस है ना, तो इसको आप याद रखना। अब आते हैं हम यहाँ पे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, ठीक, कि ब्रीदिंग एक्चुअल में हम ले कैसे रहे हैं, इनहेल कैसे कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म एक बार हम देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रख लो। एक तो ये कि जो एल्वेलाई है वहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ये डायग्राम से कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बाहर निकल जाता है। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है ना। ये भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। आगे हम समझ लेते हैं ब्रीदिंग में, कि ब्रीदिंग कैसे लेते हैं। एयर अंदर आएगा तो क्या होगा, एयर बाहर जाएगा तो क्या होगा। इसमें इंपॉर्टेंट रोल है किसका, डायफ्राम का। देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखो डायग्राम से समझ लो इसको। एयर बाहर जा रही है, दैट मीन्स एक्सहेलेशन। इस प्रोसेस में डायफ्राम कहाँ पे मूव कर रहा है, मूव अप, ठीक है। डायफ्राम मूव अप और रिब्स मूव इन, है ना। जब हम यहाँ पे बाहर की तरफ निकालेंगे तो रिब्स जो है अंदर की तरफ जाएंगी, और डायफ्राम जो रहेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके कारण जो एयर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अब चलो दूसरा डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, इनहेलेशन के प्रोसेस। इन इन किया तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और रिब्स जो रहेंगी वो बाहर की तरफ आएंगे, है ना, सिंपल, है ना। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं, एक इनहेलेशन और एक होगा एक्सहेलेशन, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। सो द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द मसल। कौन सी मसल्स, अंडरलाइन कर लो, इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो और डायफ्राम दोनों क्या करते हैं, मिलके ब्रीदिंग का मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो diaphragm is a membrane which separate the thoracic chamber from the abdominal cavity, ठीक है। abdominal cavity नीचे की कैविटी है, और ऊपर दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है ना, लंग्स का पोर्शन और उसके बाद लंग्स के नीचे के पोर्शन को सेपरेट करता है। एंड द डायफ्राम मूव डाउन, मूव होगा कहाँ पे, डाउन, तो क्या होगा, लंग्स अंदर से क्या करेगा, एयर को अंदर कर लेगा, और जब डायफ्राम मूव अप तो एयर को वो बाहर निकाल देगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। चलो मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, है ना, वही चीज़ है। इनहेलेशन में क्या होगा, यहाँ पे थोरैकिक कैविटी क्या हो गया, एक्सपेंड होगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें रिब्स जो रहेंगी अपवर्ड मूव करेंगी, इसमें रिब्स डाउनवर्ड मूव करेंगे, इसको अपवर्ड ही बोलते हैं, है ना। डायफ्राम जो रहेगा वो फ्लैटन शेप में आ जाएगा, और इसमें डायफ्राम जो रहेगा डोम शेप में आ जाएगा। तो डोम शेप में आ जाएगा इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में, सॉरी, एक्सहेलेशन में डोम शेप आ जाएगा। वॉल्यूम जो होगा लंग्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब आते हैं हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन हम किसको बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हुआ, transportation that means multicellular organism need a regular supply of food oxygen। continuously क्या चाहिए, continuously सप्लाई करना है ना। हमारी बॉडी में, मल्टीसेलुलर बॉडी में क्या होता है, फूड को कंटिन्यूसली सप्लाई करना है, ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली सप्लाई करना है। तो वो होगा कैसे, आखिरकार वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो कितने टाइप के होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे उसमें, उसमें होंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, प्लेटलेट्स होंगे, देन लिम्फेटिक सिस्टम होगा। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है ब्लड, प्लेटलेट्स, है ना, और यहाँ पे है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, है ना। तो अब हो गया है करेक्शन। तो करेक्शन क्या है, देखो
जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो बेसिकली कितने दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम स्टडी करते हैं हार्ट का, जो कि क्या है, पंपिंग ऑर्गन। और हम स्टडी करते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टरी एंड वेन। और खुद ब्लड, ब्लड जो है उसमें क्या क्या होंगे, उसमें सेल्स होंगे जो कि होंगी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और इसके अलावा क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक्चुअल में ब्लड का पार्ट है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। तो पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेसल ब्लड, और ब्लड में क्या क्या होगा, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, और होगा हमारा सेल। सेल कौन कौन सी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो हैं वो दोनों क्या है, सेल्स हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स भी है ना। तो प्लेटलेट्स बेसिकली ब्लड का कंपोनेंट है, जो कि क्या है, एक टाइप का सेल है ना। तो यही करेक्शन करना है हमको कि यहाँ पे हम सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रख लेंगे। प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम है जब चोट लग जाती है तो उसमें कोगुलेशन का जो वर्क रहता है वो किसका रहता है, प्लेटलेट्स का होता है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, है ना। तो अभी हम देखेंगे फर्दर इसको। तो ब्लड प्लाज्मा और सेल से मिलकर क्या बनता है, ब्लड बनता है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में। ये सिस्टम को हम अभी और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम जो होगा उसमें रहता है लिम्फ, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स। तो तीन कंपोनेंट इसके हो जाएंगे लिम्फ सिस्टम के, है ना। और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो होंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। चलो, तो यहाँ पे देखो कि लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा कन्फ्यूजन आता है। तो ये दोनों ही एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है। तो इस डायग्राम से आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड है ना, जो पूरे बॉडी में क्या हुआ, नेटवर्क बना के रखा हुआ है और बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये देखो छोटे छोटे वीड्स दिख रहे होंगे, ये बेसिकली नोड्स हैं। क्या है ये, नोड। ठीक। तो इस तरीके से दो सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज पंपिंग ऑर्गन हार्ट। हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। कौन सी मसल से मिलकर, कार्डियक मसल, है ना। तो कार्डियक मसल से मिलकर बनता है हार्ट। हार्ट जो होता है वो रिस्ट साइज का होता है। ह्यूमन जो एडल्ट ह्यूमन है उसका रिस्ट का साइज होता है, 4 चेंबर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। तो 4 चेंबर है यहाँ पे, देखो डायग्राम में यहाँ पे, ये 1 2 3 4, 4 चेंबर। ठीक। और ये 4 चेंबर होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो ब्लड है वो पंप होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोल, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल। और जब कार्डियक मसल रिलैक्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, डायस्टोल। तो एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो बेसिकली यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट है, सभी के बारे में हम देखेंगे। और बहुत ही इजी डायग्राम है ना, मैं आपके लिए बहुत ही इजी डायग्राम लेके आया हूँ ताकि आप क्या करो, ताकि आप इसको एग्जामिनेशन में भी बना पाओ। तो इस तरीके से देखो आप कि यहाँ यह है पूरा हार्ट, है ना। हार्ट एक पोर्शन पोर्शन से क्या हुआ है, अलग अलग है ना। हार्ट एक पोर्शन से अलग अलग हुआ, सेपरेट हुए चैम्बर। तो अगर मैं चैम्बर के नंबर लिखूं तो ये होगा 1 2 3 4, 4 चैम्बर है। तो 1 2 3 4 ये चैम्बर है। ये बीच में से क्या है, अलग है। किससे अलग है, सेपरेट है, सेप्टम से। ठीक है। तो एक राइट हैंड साइड का हो गया और एक लेफ्ट हो गया। तो एक राइट और एक लेफ्ट, इस साइड जो है वो है लेफ्ट साइड और इस साइड है राइट साइड। ठीक है। तो बीच में सेप्टम से हमने अलग अलग कर दिया, एक साइड लेफ्ट बोल दिया, एक साइड राइट बोल दिया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो वॉल्व के थ्रू क्या होगा, ये चेंबर्स जो होंगे, राइट चेंबर और लेफ्ट चेंबर दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक। तो ये देखो यहाँ पे, ये वो है वॉल्व। क्या है ये, वॉल्व। ठीक। तो सबसे पहले हम चेंबर नंबर 1 की बात करते हैं। चेंबर नंबर 1 में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अंदर आता है हार्ट में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब
जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई है ना। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। वो ब्लड जो होता है पूरी बॉडी से चैम्बर नंबर 1 दैट मीन्स राइट एट्रियम में आता है। ऊपर के दो दो चैम्बर होते हैं 1 और 2, उसको हम बोलते हैं एट्रियम, और नीचे के जो दो चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। इस तरीके से एक हो जाता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और नीचे के दो हो जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से चैम्बर नंबर 1 दैट मीन्स राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से चैम्बर नंबर 3 में क्या होता है? वो जाता है, ये नीचे लिखा मैंने क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। तो 1 से कहाँ जाएगा? 3 में जाएगा, है ना। दैट मीन्स ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक। राइट वेंट्रिकल से फिर क्या जाएगा? ये लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स से फिर एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे लंग्स है ना। तो यहाँ पे हम बना देते हैं लंग्स। तो यहाँ से वो गया लंग्स पे, लंग्स से फिर वापस आया, तो लंग्स में क्या हो गया? ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो गया लंग्स में। और फिर ये ब्लड जो है कहाँ पे आया? चाहे अगले नेक्स्ट चैम्बर पे, इसको बोला हमने राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पूरी बॉडी में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ब्लड ब्लड में, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है लंग्स से कहाँ पे आता है? हार्ट में आता है, और फिर यहाँ से फिर अगले चैम्बर में जाएगा, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। जो दो चैम्बर हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, ये दोनों बीच में वॉल्व से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? वॉल से सेपरेट होते हैं। ये जो वॉल है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे सेपरेट होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व से। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल किससे सेपरेट होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व से, है ना। तो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व इसमें मिलेंगे। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। इजी हो गया। अब ये जो होते हैं, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में, या फिर इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरीज एक्चुअल में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल टॉपिक पे जाते हैं। ब्लड वेसल जो होते हैं 3 टाइप के हैं, एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन, और तीसरा है कैपिलरी। अब यहाँ पे देखो, मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ पहले, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये है हार्ट का पोर्शन। ये क्या है? हार्ट। एच लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये हार्ट तो कर रहा है पंप, तो अभी हमने देखा कि इसमें कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है, फिर ब्लड यहाँ जा रहा है, फिर उधर जा रहा है लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर वापस आ रहा है, फिर वॉर से फिर अगले चैम्बर में जा रहा है, फिर बाहर निकल गया। इस तरीके से क्या होता है? इसका सर्कुलेशन हो रहा है। तो हार्ट जब पंप करेगा तो भाई पाइप भी तो कनेक्ट होंगे उसमें। जो पाइप कनेक्ट हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, एक है आर्टरीज, दूसरा वेन, और तीसरा कैपिलरी। आर्टरीज क्या होगा? डिफरेंस आता है इसमें, है ना। तो इसको देखो, आर्टरीज जो होती है उसकी वॉल थिक होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना, और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। हार्ट से ब्लड कहाँ पहुंचाता है? पूरी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं आर्टरी, है ना। हार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा? पूरी बॉडी में, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टरी। वेन्स क्या करती हैं? पूरी बॉडी से ब्लड को कहाँ पे लेके आती हैं? हार्ट में। पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आने वाले को बोलते हैं वेन। पूरी हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने वाले को बोलते हैं आर्टरी। तो आर्टरी की वॉल थिक होना ज़रूरी है, ताकि जैसी पंप करे तो पंप करने के बाद जहाँ पे पंप का होगा वहीं पे एक्चुअल में आर्टरीज रहेंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए उसकी वॉल भी कैसी होती है? थिक होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पहुंचाएगा भाई पूरी बॉडी में। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी क्या है एक्सेप्शन, जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ये जो ब्लड रहता है वो लंग्स की तरफ पहुंचाता है वो। और वेन की बात करें तो इसका एक्सेप्शन कौन है? पल्मोनरी वेन है ना, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। तो सिंपली अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल डिफरेंस अगर हम देखें, तो वेन में क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो पूरी बॉडी से कहाँ पे आता है? आपके हार्ट तक जाता है। फिर हार्ट से फिर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है?
लंग्स में पहुंचता है ना। ठीक, चलो अब आते हैं हम कैपिलरीज जो होती हैं बेसिकली ये सिंगल सेल वॉल की बनी हुई होती हैं, है ना। मतलब एक सिंगल सेल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक वॉल बनाते हैं इस तरीके से और उसका पाइप बन जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैपिलरी बोलते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड होती हैं, है ना। ये कैपिल जैसे सपोज करो कि ये मैं एक कैपिलरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैपिलरी जैसे कि ये डायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गन की सेल से कनेक्टेड रहेंगे ये, ताकि क्या हो पाए, एक्सचेंज हो पाए, यहाँ की चीज़ यहाँ पे जा पाए और यहाँ की चीज़ यहाँ पे, है ना, तो एक्सचेंज हो पाए। तो कैपिलरीज ये काम करती हैं, डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड होती हैं कैपिलरीज, है ना। वेन ही आगे चल के आगे ब्रांचेस होकर कैपिलरीज बना देती हैं, तो वेन की कैपिलरीज हो जाती हैं वो। और आर्टरीज भी क्या करती हैं, वो भी ब्रांच होकर कैपिलरी बना देती हैं, तो वो भी आपकी आर्टरी की कैपिलरी हो जाती हैं, है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे ब्लड में, ठीक है। ब्लड किसको बोलेंगे, ब्लड बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, जो सब्सटेंस को पूरी बॉडी में क्या करता है, फैलाता है ना। ब्लड जो होगा क्या किस किस से मिलकर बनता है, ब्लड बनता है प्लाज्मा से, उसकी सेल्स से और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो होता है बेसिकली लिक्विड मटेरियल है ना, पेल कलर्ड का, पेल येलो कलर होता है बेसिकली प्लाज्मा का। देन ये 90% इसमें वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगर सेल की बात करें तो रेड ब्लड कार्पिकल्स होगा और वाइट ब्लड कार्पिकल्स होंगे। रेड ब्लड सेल जो होती हैं या कार्पिकल्स जो होती हैं वो रेड कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। क्या होता है उसमें, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन उसमें बाइंड कर पाएगा और पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, वाइट कलर की होती हैं और वो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जो सिपाही जिसको हम बोलते हैं सोल्जर्स, वो क्या है, हमारी WBCs। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, या इसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। भाई चोट लग गई, ब्लड बाहर निकल रहा है ना, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें क्लॉट करना पड़ेगा उसको ताकि ब्लड बाहर ना निकले, तो किसका काम है, वो प्लेटलेट्स का काम है। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। जो ब्लड रहेगा, हार्ट जब पंप करेगा तो क्या होगा, वो ब्लड को फ्लो करेगा, ठीक है। तो दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो व्हेन ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, जब हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, है ना। और अब देखो क्या हुआ, पंप किया, है ना, हार्ट ने, तो बॉडी तक गया, फिर बॉडी से फिर वापस बैक होके हार्ट में आएगा। ये पूरा जो सर्कुलेशन है इसी को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही सर्कुलेशन जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन किसको बोलेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। द कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, डबल सर्कुलेशन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या बोलेंगे कि भाई कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है ना। तो क्या होगा, जब सभी चैम्बर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाएंगे, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। क्योंकि होता क्या है कि हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये पहले ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 1 बाय 1। ऊपर के 2 चैम्बर्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नीचे के 2 चैम्बर बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होता है, पहले सपोज करो ये इसने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो ये क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, ठीक है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बनता है। क्या बनता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। तो जब ये पूरा दोनों ही क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाए, तो बनता है 1 कार्डियक साइकिल। सो द ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कार्डियक साइकिल। मतलब एक कार्डियक साइकिल में जब ब्लड क्या होता है, 2 बार क्या होगा, पास होगा, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये कैसे हो रहा है, ये डबल सर्कुलेशन,
डबल सर्कुलेशन यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ से आया है, ये लंग्स से आया है और ये पूरी बॉडी से आया है। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड इन दोनों पाइपलाइन से बाहर जाएगा, तो यहाँ से जाएगा पूरी बॉडी में और यहाँ जाएगा हार्ट वो सॉरी लंग्स में। तो हम देख रहे हैं कि लंग्स से आ रहा है और लंग्स की तरफ जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हार्ट में भी, मतलब हार्ट से लंग्स में भी जा रहा है और पूरी बॉडी में भी जा रहा है, ठीक। तो ये इस टाइप के जो सर्कुलेशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर हार्ट बीट की बात करें तो हमारी हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट एक नॉर्मल एडल्ट की, है ना। और एक मिनट में 4900 ml ब्लड को ये पंप करने की कैपेसिटी होती है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक जगह पे मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि चैम्बर्स हैं, क्या है यहाँ पे, चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स के कारण क्या है, चैम्बर्स के कारण ब्लड सेपरेट है। जैसे कि यहाँ पे जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये दोनों किसमें, सेप्टम से अलग अलग हैं, तो सेपरेट होता है इसमें। तो डबल सर्कुलेशन में ये चीज़ होती है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो जो मैंने अभी बताया उसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट फाइनल देखो जल्दी, क्या कहाँ से क्या होता है। लंग्स है, लंग्स में होते हैं पल्मोनरी वेन्स, जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो देन उसके बाद फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू ये ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन में गया, पूरी बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन उसने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स ने बनाया था उसको दे दिया पूरी ब्लड और पूरे बॉडी ऑर्गन्स ने। फिर ये मेन वेन से ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ये वापस जाएगा लंग्स में, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। तो इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेरी इजी, सिंपल तरीके से पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट देख लिया, ठीक। ये भी वही है, इसको थोड़ा सा और डिटेल वे में बताया है। ये देखो 4 चैम्बर्स हैं, ये 1 2 3 4, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आया हमारे पास एट्रियम में और फिर वेंट्रिकल के पोर्शन में गया, फिर यहाँ से फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस आया, वापस आके फिर नेक्स्ट चैम्बर और फिर ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गया, है ना। तो ये एक वे है, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ बेसिकली येलोइश फ्लूइड होता है और इसमें क्या होगा, आरबीसी अपसेंट होता है लिम्फ में, ठीक। लिम्फ में क्या होता है, आरबीसी अपसेंट होता है, बाकी फ्लूडी मटेरियल है, भी है ना, कलरलेस है बस। और प्रोटीन जो होता है इसमें कम होता है ब्लड के कंपैरिजन में। लिम्फ जो होगा, फॉर्म कैसे होगा, लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक from the blood capillaries and go to the intercellular space in the tissues, है ना। टिश्यू जैसे ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी में जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है ना, तो स्पेस में चला जाएगा, यहाँ पे ये स्पेस है, स्पेस में जाने के बाद फिर किसी टिश्यू के अंदर क्या होगा, ये एंटर कर जाएगा, ठीक। then this fluid is collected through the lymph vessel and finally return back into capillaries। फिर ये वापस से यहाँ से क्या होगा, अपने ब्लड कैपिलरीज में वापस भी जा सकता है, ठीक। तो ये जो लिम्फ का एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो लिम्फ बेसिकली क्या है, एक फ्लूइड है जिसमें आरबीसी एब्सेंट है और कलरलेस है, ठीक है, और प्रोटीन कंटेंट भी कम मिलते हैं। ये कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे कि भाई जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर जो ब्लड रहता है वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है जो कि लिम्फ बना लेता है, ठीक। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल। ये जो फ्लूइड है ये लिम्फ वेसल्स में क्या करेगा, इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, लिम्फ वेसल्स को क्या करेगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा इससे, ठीक। देन लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हेल्प करता है ये। लिम्फ जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है और इसके अलावा जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करता है ना। तो ये लिम्फ का वर्क आ गया समझ में। अब आते हैं यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में आप देखेंगे कि क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है दो कंपोनेंट से, एक को बोलते हैं हम जाइलम और एक को बोलते हैं हम फ्लोएम। तो यहाँ देखो आप प्लांट प्लांट जो है इसमें यहाँ से रूट से क्या आता है, वाटर, और लीफ में क्या बनता है, लीफ में बनता है फूड। तो फूड मटेरियल लीफ से पूरी प्लांट में जाएंगे और वाटर जो रहेगा प्लांट के अंदर जाएगा। तो प्लांट में अंदर जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, यूज होगा। अब वाटर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो किसके थ्रू होगा, वो होगा जाइलम के थ्रू। तो याद कर लो जाइलम इज इक्वल टू वाटर। और फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, फूड मटेरियल को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो जाइलम के वर्क देख लेते हैं, क्या क्या वर्क है इसके। बहुत ही सिंपल सिंपल वर्क है ना। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ये है जाइलम का। चलो फ्लोएम का काम क्या होगा, जो लीफ में जो फूड बनेगा उसको पूरे प्लांट में, है ना, प्लांट के दूसरे पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम क्या किसका रहेगा, फ्लोएम का रहेगा, है ना। जाइलम जो रहता है उसमें ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनता है। वही अगर हम बात करते हैं फ्लोएम का, तो फ्लोएम बनता है किससे, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर से। ठीक। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, जबकि जाइलम के वर्क में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक। तो ये डिफरेंस है ना। तो ये मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही अच्छे हैं। एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी इसको हम बोलेंगे असेंट ऑफ सैप। क्या होता है ये, असेंट ऑफ सैप मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर में जो अपवर्ड मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे असेंट ऑफ सैप, है ना। तो वाटर और मिनरल्स में क्या होते हैं, रूट से डिफरेंट प्लांट के ऑर्गन तक, पार्ट तक क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक। तो होता कैसे है ये, जैसे देखो ये रहा प्लांट, यहाँ पे मटेरियल जो होगा यहाँ पे जाएगा। अब भाई ट्री कितना लंबा होता है, उसमें भी इतनी ऊपर तक चला जाता है ये, है ना। तो ये कैसे होता है, ये होता है रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शंस, एडेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। रूट प्रेशर समझ लें पहले भाई, रूट प्रेशर कैसे होगा। होता क्या है, ऑस्मोसिस होता है रूट्स में, जिसके कारण वाटर जो है वो रूट के अंदर पहुंच जाता है। अब रूट के अंदर जाएगा वो, तो एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण वाटर जो रहेगा स्टीम तक पहुंचेगा रूट प्रेशर के कारण। ठीक। एक और होता है कैपिलरी एक्शन। ये जो ट्यूब्स होती हैं फाइन ट्यूब्स रहती हैं उसमें, और फाइन ट्यूब में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। बेसिकली कैपिलरी एक्शन क्या होगा, अपवर्ड फिजिकल फोर्स लगेगा वाटर पे, जिसके कारण वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, है ना। तो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होगा, वाटर स्टीम तक जाएगा। देन फिर क्या होगा, एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आपस में चिपकते हैं, है ना, और एक दूसरे को क्या ऊपर खींच के लेके जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो जाइलम है वो अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेके जाएगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रांसपिरेशन पुल, ये बनता है, खिंचाव खिंचाव पैदा होता है एक। कैसा होता है, वाटर क्या होगा, ऊपर से लॉस होगा। देखो यहाँ पे वाटर जो रहेगा वो बाहर आ रहा है वेपर के फॉर्म में, तो पीछे एक छोटा सा गैप छोड़ेगा, है ना। पीछे क्या करेगा, एक गैप छोड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक सक्शन प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो सक्शन प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो पीछे का जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। और बड़े ट्रीज में, जो बड़े बड़े टॉल ट्री होते हैं, उसमें जो ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वाटर जो है इतनी ऊंचाई तक जा पाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स स्टडी करें, जिसके कारण क्या होता है, जो बड़े बड़े ट्रीज में भी
वाटर जो है मूव करके ऊपर तक जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ये चीज होती है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में, छोटा सा टॉपिक है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होगा, इसके कारण अपवर्ड मूवमेंट बनेगा जिसके कारण वाटर मूव कर पाएगा, है ना। एक और काम है इसका, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ये, है ना। इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं हम? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होगा कि फूड जो है वो लीव से पूरी बॉडी तक क्या होगा, मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और एसेंट ऑफ सैप किसको बोलेंगे, कि वाटर और मिनरल्स रूट से कहाँ पे जाएंगे, डिफरेंट प्लांट के पार्ट में, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रिएशन। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन एक्चुअल में हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रिएशन, है ना। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बन गए और उसको बाहर निकालना ही क्या है, एक्सक्रिएशन है। एक्सक्रिएशन में क्या होता है कि जो हार्मफुल मटेरियल हैं वो एक्सक्रिएट होते हैं, बट वो बनते कैसे हैं, वो बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, ब्रेक करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, बनती हैं। तो वो जो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, और वही बाय प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हमको निकालने पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे तो क्या होंगे, हमारे लिए हार्मफुल हार्मफुल होंगे हमारे लिए, तो उसी को बाहर निकालना पड़ता है। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, क्या है ये, किडनी, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे है किडनी पेयर में, और इससे जुड़ी हुई है क्या, आर्टरी और वेन, है ना, ये जुड़ी हुई है इससे। तो किडनी जो रहता है, आर्टरी जो होगा बेसिकली वहाँ से ब्लड अंदर जाता है, और ब्लड अंदर आने के बाद वो फिल्टर होगा, जो हार्मफुल सब्सटेंस जो रहेगा वो फिल्टर हो जाएगा और किडनी में आ जाएगा। किडनी से फिर वो आगे यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर वो बॉडी के बाहर आ जाएगा। चलो इसको हम समझ लेते हैं एक्सक्रिएशन को। एक्सक्रिएशन जो होता है बॉडी में, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ये बॉडी के बाहर निकलते हैं। एक्सेस वाटर जो होता है वो स्वेट और यूरिन के फॉर्म में भी बाहर निकल जाता है ना। और गैस जो रहते हैं वो भी क्या होगा, बाहर निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्ट मटेरियल भी क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो ये कुछ एक्सक्रिएटेड मटेरियल है। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो रहता है उसमें किडनी होगा, यूरेटर होगा, ब्लैडर होगा और यूरेथ्रा होगा। किडनी जो है वो कैसे है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। वो यूरेटर जो होता है वो क्या करता है, यूरिन को ड्रेन करता है किडनी से, कहाँ तक पहुँचाता है, ब्लैडर तक। ब्लैडर एक तरीके का रिजर्वायर है जहाँ पे स्टोर रहेगा ये, और फिर जब हम चाहेंगे वो बाहर निकल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। किडनी की बात करें यहाँ पे, तो किडनी बीन शेप ऑर्गन होता है, जो कहाँ मिलेगा हमको, बैकबोन के दोनों तरफ। बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ रहेगा, एब्डोमेन कैविटी में। और जो किडनी है उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट रहेगी जिसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन। अब ये किडनी में कहाँ मिलता है, थोड़ा सा इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये किडनी है, किडनी को हमने कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे हमको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स इस टाइप के। ये है बेसिकली नेफ्रॉन, है ना। इसी नेफ्रॉन को हम बना देते हैं यहाँ पे, है ना। तो नेफ्रॉन ये है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो कि किडनी के अंदर मिलेगी, ठीक। तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन रहेंगे जो क्या करेंगे, फिल्टर करते रहेंगे, है ना। तो ये रहा। अब एक हम यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम जैसा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि देखो यूरिन प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, किडनी में। किडनी से फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से फिर वो ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से फिर वो बाहर आ जाएगा, है ना, सिंपल। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब आ जाओ चलो यहाँ पे किड नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में मिलेगा। इसमें क्या होता है, फिल्टरिंग यूनिट है ये, है ना, फिल्टर होता है, ठीक। तो फिल्टर होता है तो ये बहुत सारे ट्यूब्स का बना होता है, और इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक। तो ये है पोर्शन ग्लोमेरुलस का, और इस ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं, ट्यूब्स जुड़े हुए रहते हैं। सो ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज।
ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है ये, है ना। और ग्लोमेरुलस जो होगा उसमें कैप्सूल जैसे पोर्शन के साथ वो अटैच रहेगा, जिसको हम बोलेंगे बवंस कैप्सूल। तो बेसिकली ये इस तरीके से क्या होगा, अटैच होगा। तो बवंस कैप्सूल ये रहा, इसने अटैच कर दिया किसको, ग्लोमेरुलस के पार्ट को। देन ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन कवरेज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। क्या है नेफ्रॉन का फंक्शन, नेफ्रॉन क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, और ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है, यानी कि आयन का बैलेंस करना। देखो यूरिन कैसे बनेगा इसमें, यूरिन बनेगा कहाँ पे, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, ट्यूबुलर जो होगा रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ट्यूब्स में रीअब्जॉर्प्शन का काम भी होता है, और फिर सीक्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे देखो ट्यूब्यूल्स मतलब इस ट्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ट्यूब है इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा यूरिन फॉर्मेशन में, सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होगा, नाइट्रोजन वेस्ट ग्लूकोज वाटर एमाइनो एसिड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, है ना। इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, यहाँ से क्या होगा, ये फिल्टर, ठीक। फिल्टर होने के बाद फिर इस ट्यूब में आगे की तरफ जाएगा ये, और आगे की तरफ जाके जो एक्सेस जो फिल्टर हो गए हैं वो क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरी सराउंडेड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अगल बगल में जो हमारे कैपिलरीज हैं वहां से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाएगी, है ना। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट रहेगा वो बाहर सीक्रेट हो जाएगा, कहाँ पे, यूरेटर में। कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, वो यूरेटर में चला जाएगा। एंड द यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, एंड ब्लेडर में स्टोर रहेगा, और उसके बाद फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि जो यूरिया बनता है वो बनता है बेसिकली कहाँ पे, लीवर में। कहाँ बनता है वो, लीवर में बनता है, ठीक है। तो लीवर में ही क्या बनेगा, यूरिया। बट उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद वो एक्चुअल में फिल्टर कहाँ पे होता है, किडनी में, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी में जिसको बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी है। क्या है ये, आर्टिफिशियल किडनी, है ना। किडनी फेलियर के समय हीमोडायलिसिस किया जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन यूनिट तो खराब हो गई। अब फिल्ट्रेशन यूनिट खराब हो गई तो फिर आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक। अब एक्सक्रिएशन हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है। क्या एक्सक्रिएशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो अंदर आता है, और H2O जो रहता है वो भी आता है ना। तो H2O जो है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये बाहर एक्सक्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड भाई कब होता है, रात के समय, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस जो रहता है उसका कोई यूज़ नहीं रहता, तब वो बाहर निकलता है, तो एक्सक्रीशन होता है इसका। देन कुछ वेस्ट मटेरियल जो रहता है वो बार्क के फॉर्म में निकलता है, लीफ खराब हो जाती हैं तो टूट जाती हैं, वो भी एक टाइप का एक्सक्रिएशन है ना। आपने देखा होगा गम और रेजिन निकलता है प्लांट में से, वो भी क्या है, आपके एक्सक्रिएशन है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सक्रिएटेड होता है प्लांट के अंदर। ओके, तो एक है यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में क्रिस्टल जो होते हैं बाहर निकलते हैं, है ना, कोलोकेशिया और जमीकन में। चलो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा आपको। और ये पूरा जो वॉल वीडियो है लगभग हमारा लगभग 2 घंटे के आसपास होने वाला है। बट हमको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करना था, इसलिए मैंने इसको किया। आप फुल वीडियो देखिए, और मतलब आपने देखा इस पूरे फुल वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट एक वीडियो में ही हमने इसको कंप्लीट किया है ना। तो ज़्यादा ना बोलते हुए बस मैं यही बोलूँगा कि आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते जाइए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मिलते जाएंगे। एंड वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।